ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। रोहित ने जब V16 पावर ड्रग का नाम शर्मिला के सामने लिया तो शर्मिला बुरी तरह से चौंक गई। उसकी आंखें बड़ी हो गई थी, उसके चेहरे का रंग बदल गया था। शर्मिला के चेहरे का बदलता हुआ रंग देखकर रोहित को भी शर्मिला पर कुछ शक होने लगा था। शर्मिला की सांसें पहले से ज्यादा तेज होने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे शर्मिला को V16 पावर ड्रग के बारे में पहले से पता था। रोहित को अब यही लगने लगा कि शर्मिला से उसे बात उगलवानी है, क्योंकि शर्मिला की आंखों ने रोहित को बता दिया था कि शर्मिला जरूर V16 पावर ड्रग के बारे में जानती थी। शर्मिला को गौर से देखते हुए रोहित अपनी जगह से खड़ा हुआ। रोहित को खड़े होते हुए देखकर शर्मिला रोहित से कहने लगी, ये क्या कह रहे हैं सर आप? मैं ऐसे किसी ड्रग के बारे में कुछ नहीं जानती। शर्मिला की आवाज काफी अटक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे शर्मिला जानबूझकर V16 पावर ड्रग की इंफॉर्मेशन के बारे में रोहित से छुपा रही थी। मगर शर्मिला की हालत और शर्मिला को देखकर रोहित को इतना यकीन जरूर हो गया था कि शर्मिला जरूर किसी मास्टर प्लान का हिस्सा थी। रोहित ने शर्मिला की आंखें पढ़ ली थी। वो अब किसी भी तरह से शर्मिला का सच जानना चाहता था, पर साथ ही साथ रोहित के दिमाग में ये भी था कि उसे शर्मिला को कोई नुकसान नहीं होने देना है। रोहित शर्मिला को देखकर इतना जरूर समझ गया था कि शर्मिला की मासूमियत का फायदा उठाया गया था। उसके पीछे कोई और था, क्योंकि रोहित ये जानता था कि शर्मिला एक छोटा सा मोहरा थी जो किसी के इशारे पर नाच रही थी। शर्मिला के चेहरे पर इस तरह से रंग उतरता हुआ देखकर रोहित समझ गया था कि शर्मिला के मुंह से सच उगलवाना इतना आसान नहीं होने वाला था। अक्सर ऐसे मोहरों को काफी अच्छी तरह से ट्रेन किया जाता था। क्रिस्टोफर के साथ लड़ते वक्त भी कई बार ऐसा हुआ था कि रोहित के हाथ जब भी क्रिस्टोफर के किसी खास आदमी तक पहुंचते थे तो वो क्रिस्टोफर की असलियत छुपाने के लिए अपने आप को मार देते थे। रोहित को अपने अनजान और बेहद ताकतवर दुश्मन तक पहुंचने का ये पहला मौका था और रोहित इतनी आसानी से इस लिंक को खोना नहीं चाहता था। रोहित के अनजान दुश्मन तक पहुंचना रोहित के लिए बेहद जरूरी था। न सिर्फ ये उसके परिवार और अनिका की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए जरूरी था, मगर अनिका को अपने अतीत से वापस जोड़ने के लिए भी उस अनजान दुश्मन तक पहुंचना रोहित के लिए बेहद जरूरी था। रोहित ने शर्मिला की आंखों में झूठ पढ़ लिया था, मगर रोहित ने अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा, कोई बात नहीं शर्मिला, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और ये ड्रग्स के बारे में भूल जाओ। वो क्या है ना कि हमारी कई सारी कंपनीज में एक फार्मास्यूटिकल कंपनी भी है और हम लोग उसमें एक बेहद कॉम्प्लिकेटेड दवाई बनाने जा रहे हैं, जिसका फार्मूला कंपनी के लिए कई राइवल कंपनीज हमारे लोगों को ब्राइब देकर तोड़ने की कोशिश कर रही है। कुछ पल के लिए मुझे लगा कि शायद तुम भी उन कंपनीज के प्लान का हिस्सा हो, इसीलिए मैंने तुम्हें इस तरह यहाँ बुलाया है। मगर तुम फिक्र मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। इतना कहने के बाद रोहित ने शर्मिला की ओर देखकर आगे कहा, और जहाँ तक तुम्हारे भाई की किडनैपिंग का सवाल है, मैं तुम्हें इतना भरोसा जरूर दे सकता हूँ कि तुम्हारे भाई को ढूंढने के लिए मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। तुम्हें अब फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। शर्मिला को यकीन नहीं हो रहा था कि इतने पावरफुल रोहित मारवा ने उसे इतनी आसानी से छोड़ दिया था। जब शर्मिला ने रोहित के मुंह से V16 पावर ड्रग का जिक्र सुना, तब शर्मिला के हाथ पांव ठंडे पड़ चुके थे। शर्मिला माँ साहब का ये उसूल अच्छी तरह से जानती थी कि अगर किसी भी तरह से माँ साहब का कोई दुश्मनी या कानून के हाथ माँ साहब तक पहुँचने की कोई गुंजाइश हो तो उस कड़ी को उसी वक्त अपनी जान दे देनी थी। शर्मिला को अपनी जान प्यारी नहीं थी, मगर शर्मिला जानती थी कि उसका भाई लापता था और शर्मिला अपने भाई के प्यार के हाथों इतनी मजबूर थी कि भाई के मिलने से पहले वो अपनी जान तक नहीं दे सकती थी। मगर अचानक ही रोहित ने बात पलटकर जब ये बात कहा कि वो शर्मिला की कही बात पर यकीन करता है और वो शर्मिला को छोड़ देगा, तो शर्मिला को कहीं न कहीं राहत महसूस हुई। शर्मिला को अब मन ही मन लगने लगा कि उसका भाई भी अब बहुत जल्द उसके पास आ जाएगा। शर्मिला को पहले तो रोहित की बातों पर विश्वास नहीं था, पर अब न जाने क्यों शर्मिला को लग रहा था कि उसका भाई रोहित की वजह से ही उसके पास आएगा। जब शर्मिला कैसे भी करके अपने भाई को देखना चाहती थी, शर्मिला को बार बार इसी का ख्याल आ रहा था कि आखिर उसका भाई कहाँ होगा, कैसा होगा और तो और किस हालत में होगा।
अगर शर्मिला का भाई बाकी लड़कों की तरह नॉर्मल होता तो शायद शर्मिला को इतनी ज्यादा चिंता नहीं होती, पर शर्मिला का भाई नॉर्मल नहीं था, वो अपाहिज था, जिस कारण से वो चल फिर भी नहीं सकता था। शर्मिला को इसी कारण अपने भाई की चिंता हो रही थी। शर्मिला जानती थी कि वो रोहित से झूठ कह रही थी कि वो V16 पाउडर ड्रग के बारे में कुछ नहीं जानती थी, मगर तभी शर्मिला को इस बात का भी एहसास हुआ कि रोहित ने उसकी बात मान ली थी। शर्मिला के हाथ पांव खोलने के बाद रोहित ने झोपड़ी का दरवाजा खोल दिया। जैसे ही इंस्पेक्टर को दरवाजा खोलने की आवाज सुनाई दी, इंस्पेक्टर केरीवाल ने अपने कान दरवाजे से हटा लिए और झोपड़ी से कुछ दूर जाकर खड़ा हो गया और यहाँ वहाँ देख धीरे धीरे सीटी बजाने लगा। जैसे ही रोहित उस लकड़ी की झोपड़ी से बाहर निकला, इंस्पेक्टर केरीवाल तेजी से रोहित के पास चलकर आया और उन्हें सैल्यूट करते हुए कहने लगा, बहुत जल्दी पूछताछ पूरी हो गई भाई साहब, मेरा मतलब है सर। इंस्पेक्टर केरीवाल ने समय रहते ही अपनी गलती सुधार ली थी। उसने रोहित की ओर देखा जो उसे ही देख रहा था। तभी इंस्पेक्टर ने आगे कहा, वैसे अच्छे से पूछताछ तो हो गई ना, या फिर कोई परेशानी? अभी इंस्पेक्टर केरीवाल ने अपनी बात पूरी की ही थी कि अचानक इंस्पेक्टर केरीवाल की नजर रोहित के पीछे झोपड़ी के बाहर आ रही शर्मिला पर पड़ी। शर्मिला को इस तरह झोपड़ी से बाहर आते हुए देखकर इंस्पेक्टर केरीवाल चौंक कर रोहित की ओर देखने लगे और शर्मिला की ओर इशारा करके कहने लगे, अरे ये क्या कर रहे हैं सर, आपने इसे खोल क्यों दिया? कमाल है सर, पहले आप ही मुझे लड़के को पकड़ने के लिए पैसे देते हो और फिर आप ही उसे छोड़ भी देते हो। सर, आप बड़े बड़े लोगों का खेल मेरी समझ के बाहर है। इतना कहते हुए इंस्पेक्टर केरीवाल चुप हो गया। रोहित ने भी सख्त आवाज में इंस्पेक्टर से कहा, ये खेल तुम्हें समझने की कोई जरूरत भी नहीं है। तुम अपने पैसे से मतलब रखो, बाकी की चीजों से नहीं, क्योंकि बाकी चीजों के लिए मैं यहाँ हूँ और मैं बाकी की चीजें देख लूंगा। ये कहने के बाद रोहित ने अपनी जेब से एक नोटों की गड्डी निकाली और इंस्पेक्टर को देते हुए कहा, तुम्हें मैंने जो पैसे ट्रांसफर किए थे उसके अलावा ये भी पैसे रखो, मगर इतना याद रहे कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है वो बात तुम किसी से नहीं कहोगे। इतना कहने के बाद रोहित ने ही सामने से कहा, तुम ऐसा समझ लो कि तुमने यहाँ कुछ देखा ही नहीं या यहाँ कुछ हुआ ही नहीं, क्या समझे? रोहित की बात सुनते ही इंस्पेक्टर केरीवाल ने अपना सिर खुजलाते हुए कहा, अरे सर, अगर ये बात किसी को पता चल जाती है तो सबसे पहले तो मेरी नौकरी चली जाएगी और फिर अपनी नौकरी बचाने के लिए मुझे और खेल खेलने होंगे। और आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं कानून को अपने हाथों में लेना बिल्कुल पसंद नहीं करता। मैं कानून का एक सच्चा रखवाला हूँ और हर चीज कानून के दायरे में रहकर ही करता हूँ। इसलिए आप फिक्र मत कीजिए, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, यहाँ तक कि मैं अपनी परछाई को भी ये बात पता नहीं चलने दूंगा। इंस्पेक्टर की बात बीच में काटते हुए रोहित ने इंस्पेक्टर से कहा, और मेरी बात ध्यान से सुनो, शर्मिला का भाई लापता है, जरा पता लगाओ कि उसके भाई को अगर किसी ने किडनैप किया है तो क्यों किया है, और शर्मिला के भाई की किडनैपिंग के पीछे किसका हाथ है। रोहित की बात सुनते ही इंस्पेक्टर केरीवाल ने कहा, अरे सर, कमाल कर दिया आपने, एक ही पल में अनऑफिशियल काम को पूरी तरह से ऑफिशियल कर दिया। चलिए ठीक है, मैंने आपकी भी तनख्वाह ली है तो आपका ये भी काम कर दूंगा, मगर इस काम में थोड़ा सा वक्त लगेगा साहब। शर्मिला बड़ी ही उम्मीद से इंस्पेक्टर की ओर देख रही थी, मगर इंस्पेक्टर केरीवाल ने जब ये कहा कि काम पूरा होने में कोई तकलीफ हो सकती है तो फिर से शर्मिला हैरानी से इंस्पेक्टर केरीवाल को देखने लगी। इंस्पेक्टर केरीवाल ने शर्मिला की ओर देखकर कहा, अरे तुम जहाँ रहती हो वहाँ आसपास कोई रहता भी नहीं है, पता नहीं क्यों तुमने रहने के लिए ऐसी जगह चुनी जहाँ इंसानों के अलावा इस दुनिया में हर जीव जंतु रहते हैं। मेरे ख्याल से तो वहाँ काफी बार भूत प्रेत भी दिखाई दिए हैं। इंस्पेक्टर केरीवाल की ये बेतुकी बातें सुनकर रोहित ने कहा, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम, कभी भी कुछ भी कहने लग जाते हो। इंस्पेक्टर ने रोहित की बात सुनते ही कहा, अरे हाँ साहब, अरे बहुत किस्से सुने हैं उस जगह के, अरे इसीलिए तो उस जगह पर कोई रहने भी नहीं आता। सालों से वहाँ बड़े बड़े बंगले बिल्कुल खाली पड़े हैं। NRI लोगों ने इन्वेस्टमेंट करके वहाँ पर बंगले तो बना लिए, अब साल 2 साल में कभी कभार उनके परिवार वाले यहाँ रहने आते हैं, मगर पिछले कई सालों से तो वो लोग भी यहाँ पर नहीं आते हैं। मैंने सुना है अमेरिका से एक पूरी फैमिली यहाँ पर आई थी और भूत प्रेतों ने पूरी फैमिली का एक ही रात में काम तमाम कर दिया था। तब से यहाँ पर कोई रहने नहीं आता।
पता नहीं ये और इसका भाई अब तक कैसे बचे हुए हैं। इतना कहने के बाद इंस्पेक्टर ने अपनी बात संभालते हुए कहा, मगर देखो, आज नहीं तो कल ये होना ही था। अचानक पता नहीं चल रहा है कि इसके भाई को जमीन खा गया या आसमान निकल गया। रोहित ने भी इंस्पेक्टर की ये बात सुनकर उसे चुप कराते हुए कहा, देखो, तुमसे जितना कहा है उतना करो, वरना मेरे पास भी आदमी है ये काम करने के लिए। इस लड़की को जल्द से जल्द उसका भाई मिल जाना चाहिए, और हाँ, इस लड़की को उसके घर पर छोड़ दो। इंस्पेक्टर केजरीवाल को ऑर्डर देने के बाद रोहित शर्मिला की ओर मुड़ा और अपनी जेब से फिर से कुछ पैसों की गड्डी निकालते हुए शर्मिला की ओर आगे बढ़ाते हुए कहा, ये लो, तुम कुछ पैसे रखो। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि इस वक्त तुम नौकरी पर तो नहीं आ सकती, मगर ये कुछ पैसे रखो, तुम्हारे काम आएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें जल्द से जल्द तुम्हारा भाई वापस मिल जाएगा। ये कहने के बाद रोहित उन नुकीले पत्थरों से होता हुआ फिर से अपनी कार की ओर अपने कदम आगे बढ़ाने लगा। रोहित को जाता हुआ देखकर इंस्पेक्टर और शर्मिला भी उस जगह से रोहित की कार की ओर अपने कदम आगे बढ़ाने लगे। कार के पास पहुंचकर इंस्पेक्टर ड्राइविंग सीट पर बैठा और शर्मिला और रोहित बैक सीट पर जाकर बैठ गए। पुलिस स्टेशन की ओर जाते हुए पूरे रास्ते रोहित बिना शर्मिला को पता चले शर्मिला को ऑब्जर्व कर रहा था। वैसे तो शर्मिला किसी भी तरह से कोई खतरनाक लड़की नजर नहीं आ रही थी, मगर रोहित अब तक तो इतना जान चुका था कि शर्मिला भी 16 पावर ड्रग के बारे में जरूर कुछ न कुछ जानती थी। रोहित ने भी शर्मिला को सिर्फ इसलिए जाने दिया था ताकि शर्मिला किसी तरह अपने मास्टरमाइंड के साथ मिलने की कोशिश करे और शर्मिला के जरिए रोहित अपने सबसे ताकतवर दुश्मन तक पहुंच सके। पुलिस स्टेशन पर शर्मिला और इंस्पेक्टर केजरीवाल को उतारने के बाद रोहित अपनी कार ड्राइव करके वहां से चला गया। जैसे ही रोहित की कार पुलिस स्टेशन से कुछ दूरी पर पहुंची, रोहित ने अपनी जेब से फोन निकालकर मयूर गुलेरिया को कॉल लगाया। मयूर गुलेरिया ने जैसे ही रोहित का कॉल रिसीव किया, रोहित के कानों पर मयूर गुलेरिया की आवाज पड़ी। मयूर गुलेरिया ने रोहित से कहा, जीजा जी, मैंने सनी के बारे में जो कुछ भी सुना है, क्या वो सच है? रोहित ने एक लंबी सांस लेते हुए मयूर गुलेरिया से कहा, सनी की हालत बहुत क्रिटिकल है, मगर सुनो, मुझे तुमसे एक जरूरी काम है। तुम सब कुछ छोड़कर इसी वक्त मनाली आ जाओ, और जो मैं कह रहा हूँ वो बात बड़े ही ध्यान से सुनो। मयूर गुलेरिया को फोन पर सारी बातें समझाने के बाद रोहित तेजी से अपनी गाड़ी वापस होटल पैराडाइज इंटरनेशनल की ओर ले जाने लगा। रोहित के मन में इस वक्त एक साथ कई सारी बातें चल रही थी। रोहित ही ये बात जानता था कि वो अंदर से इस वक्त कितना परेशान था, पर रोहित बाहर से किसी को ये दिखाना नहीं चाहता था कि रोहित अंदर से परेशान है या उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। रोहित अपनी कार पूरी रफ्तार से भगा रहा था। वो जल्द से जल्द होटल पैराडाइज इंटरनेशनल पहुंचना चाहता था। वहां होटल पैराडाइज इंटरनेशनल के टॉप फ्लोर के प्रेसिडेंशियल स्वीट नंबर 001 में बच्चों के बेडरूम में रिया गहरी नींद में सोई हुई थी। रिया काफी घंटों से सोई नहीं थी और लैपटॉप पर कंटिन्यूसली काम करने की वजह से रिया की आंखों में काफी नींद जम चुकी थी। जैसे ही दोनों भाइयों ने रिया को बिस्तर पर लिटाया, रिया गहरी नींद में सो गई। रिया के सोने के लिए 1 मिनट का वक्त भी नहीं लगा था। बिस्तर पर लेटते ही रिया सो गई थी। रिया को चैन से सोता हुआ देखकर एलेक्जेंडर और आर्यन को काफी सुकून लग रहा था, पर ऐसा नहीं था कि उनके माथे से टेंशन हट गया था और वो अब परेशान नहीं थे। दोनों भाई बेडरूम के टेरेस पर काफी टेंशन में नजर आ रहे थे। दोनों भाइयों को अपने चाचा की हेल्थ को लेकर टेंशन थी ही, मगर रिया की बिगड़ती हुई मेंटल कंडीशन पर भी उन दोनों को काफी चिंता हो रही थी। दोनों को लग रहा था कि उनकी बहन के साथ अचानक से क्या होने लगा था। एलेक्जेंडर और आर्यन को ये डर था कि कहीं रिया पागल ना हो जाए। तभी अचानक एलेक्जेंडर ने आर्यन से कहा, मुझे लगता है कि हमें वापस अपने घर दिल्ली चले जाना चाहिए। अपने भाई की ये बात सुनकर आर्यन थोड़ा हैरान हो गया। उसे पहले तो अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ, पर फिर जब उसने एलेक्जेंडर को देखा तो पता चला कि एलेक्जेंडर अपनी बात सीरियस होकर कह रहा था। एलेक्जेंडर की बात पर विचार करने के बाद आर्यन ने एलेक्जेंडर से कहा, मगर अब कैसे जा सकते हैं? सनी चाचू की तबीयत इतनी खराब है, हम उन्हें यहाँ पर छोड़कर कैसे जा सकते हैं? पर वो तो हॉस्पिटल में है ना, उनका वहाँ अच्छे से ख्याल रखा जा रहा है। एलेक्जेंडर ने अपनी बात रखी। उसकी बात सुन आर्यन ने फिर से कहा, हाँ जानता हूँ, पर कल को जब चाचू को हमारी जरूरत होगी तो कौन होगा उनके पास? उनको कितना खराब लगेगा
जब हम उनके पास नहीं होंगे। आर्यन की बात भी बिल्कुल सही थी, पर एलेक्जेंडर की समझ में नहीं आ रहा था कि जब से वो वेकेशन मनाने आए थे तब से लेकर अब तक उनके साथ एक के बाद एक ऐसे हादसे हो रहे थे जो धीरे धीरे कंट्रोल के बाहर हो रहे थे। पहले लकड़ी बाजार में हुई वो दुर्घटना, उसके बाद सनी के साथ जो कुछ भी हुआ था, और अब रिया की मेंटल कंडीशन को लेकर दोनों भाई काफी ज्यादा परेशान थे। बच्चे जब भी ज्यादा परेशान होते थे या किसी भी तरह की मुसीबत में फंसते थे, अनिका और रोहित अपने बच्चों को उस मुसीबत से बाहर निकालते थे। मगर इस वक्त अनिका और रोहित दोनों ही मुसीबत में फंसे थे। दोनों को भारी टेंशन ने घेर लिया था। बच्चों की समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने परिवार की किस तरह से मदद करें। तभी अचानक आर्यन ने एलेक्जेंडर से कहा, अगर आकाश मामा जिंदा होते तो शायद हमारी मदद कर सकते थे। आकाश की याद आते ही दोनों बच्चों के चेहरे पर मायूसी नजर आने लगी। आकाश के जाने के बाद श्रेया की मेंटल कंडीशन के साथ क्या हुआ था वो बच्चे अपनी आंखों से देख चुके थे। वो किसी तरह अपनी बहन को ऐसी सिचुएशन में फंसने से पहले ही बाहर निकालना चाहते थे। एलेक्जेंडर और आर्यन ये नहीं चाहते थे कि श्रेया की हालत जैसे उनकी बहन रिया की भी हालत हो जाए। वैसे भी रिया की उम्र क्या थी, उसका तो बचपना भी अभी खत्म नहीं हुआ था। दोनों भाई इसी बारे में एक दूसरे से बात करते रहे थे और बातों ही बातों में उन्हें एहसास हो गया कि काश उनकी मम्मा अनिका की याददाश्त न गई होती तो फिर ये सब कुछ नहीं होता। आकाश की मौत के बाद भी जो कुछ भी श्रेया और उसके बाकी परिवार वालों के साथ हुआ था उसे भी पुरानी अनिका अच्छे से हैंडल कर लेती। पर अब सब कुछ बदल चुका था। एक तरफ एलेक्जेंडर और आर्यन रिया की मेंटल हेल्थ को लेकर बातें कर रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ अपने बेडरूम में बैठी अनिका के माथे से ठंडा पसीना बह रहा था। अनिका के कानों में ब्लूटूथ लगा हुआ था और अनिका बार बार अपनी माँ की रिकॉर्डिंग सुन रही थी। अनिका ने कई बार अपनी माँ की रिकॉर्डिंग एक के बाद एक सुन ली थी। अनिका जितनी बार रिकॉर्डिंग सुन रही थी उतनी बार अनिका को एक अजीब सी फीलिंग हो रही थी। पहली बार अनिका ने जब रिकॉर्डिंग में अपनी माँ की आवाज सुनी थी तो उसने अपने कानों में लगा ब्लूटूथ हटा दिया था। अनिका को अपनी माँ की आवाज सुन सुनकर एक अजीब सा एहसास हुआ था। पर अगले ही पल अनिका ने हिम्मत करके दोबारा अपने कान में ब्लूटूथ लगाया था। पर इतनी बार अपनी माँ की रिकॉर्डिंग सुनने के बाद भी अनिका की बेचैनी नहीं मिटी थी। वो पहले से ज्यादा अशांत हो गई थी। अनिका को ऐसा लग रहा था जैसे काफी वक्त से अनिका उस रिकॉर्डिंग को सुनकर उस रिकॉर्डिंग से अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। अनिका बार बार अपनी माँ की रिकॉर्डिंग सुन रही थी। अपनी माँ की रिकॉर्डिंग का हर शब्द अनिका को अब जवानी याद हो गया था। रोहित के जाने के बाद अनिका ने कम से कम 100 बार अपनी माँ की रिकॉर्डिंग सुनी थी। रिकॉर्डिंग में बार बार स्वाति मल्होत्रा अपनी बेटी से सिर्फ इतना कह रही थी कि अपनी शक्तियों को लोगों पर जाहिर मत होने देना। अगर लोगों को तुम्हारी शक्तियों के बारे में पता चल गया तो एक अनजान दुश्मन हमेशा तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के ऊपर खतरा बनकर मंडराता रहेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, जमीन से जुड़ी रहना। यूं समझना तुम्हारी माँ तुम्हें विरासत में जिंदगी भर का खतरा देकर जा रही है। ऐसा नहीं था कि अनिका बार बार रिकॉर्डिंग सुनकर अपनी माँ की कही बात को समझने की कोशिश कर रही थी, मगर उस रिकॉर्डिंग में अनिका को एक बेहद अजीब सी बात महसूस हो रही थी। और वो अजीब बात ये थी कि अनिका ने ये आवाज पहले भी कहीं सुनी थी। अनिका ये सोच सोचकर हैरान हो रही थी कि उसने ये आवाज आखिर कहाँ सुनी थी। याददाश्त खोने के बाद अनिका को आज तक अपनी पिछली जिंदगी से जुड़ी कोई भी बात याद नहीं थी। न उसे अपना नाम याद था, न रोहित और न ही बच्चों का चेहरा। मगर अनिका को इस बात से हैरानी हो रही थी कि यह कैसे हो सकता था कि अनिका को ये आवाज जानी पहचानी लग रही थी। याददाश्त खोने के बाद अनिका को अपनी माँ का चेहरा, उनका नाम भी नहीं पता था। फिर ये कैसे हो सकता था कि अनिका को अपनी माँ की आवाज याद थी। अनिका काफी देर से बार बार अपने दिमाग पर जोर लगाकर ये समझने की कोशिश कर रही थी कि ये आवाज अनिका ने पहले कहाँ सुनी थी। अनिका बार बार रिकॉर्डिंग्स को दोहराकर अपनी माँ की आवाज सुन रही थी, मगर जितनी बार अनिका उस आवाज को सुनती, अनिका का शक यकीन में बदलता जाता। इस वक्त अनिका के अंदर काफी बड़ी हलचल मची हुई थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा था। अनिका बार बार यही सोच रही थी कि जो चीजें उसके सामने थी, जो उसके आसपास थी, उन्हें अनिका नहीं जानती थी और न ही पहचानती थी। पर आज एक रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद अनिका को लग रहा था कि उसने उस आवाज को पहले भी कहीं सुना था। अनिका को कभी कभी अपनी स्थिति पर हंसी आने लगती थी।
अनिका ने जरूर ये आवाज पहले भी कहीं सुनी थी, मगर अनिका के अपने दिमाग पर लाख जोर लगाने के बाद भी उसे ये नहीं पता चल पा रहा था कि ये आवाज उसने कहाँ सुनी थी। जिस लड़की के दिमाग से उसका नाम, उसका अस्तित्व ही मिट चुका हो, उस लड़की को कोई आवाज जानी पहचानी और अपने अतीत से जुड़ी हुई लगे, ये कैसे हो सकता था। अनिका यही सोचे जा रही थी। रोहित ने अनिका को बताया था कि अनिका जब 2 या 3 साल की थी तभी उसकी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। जब अनिका को बचपन से लेकर अपनी याददाश्त खोने तक की सारी बातें याद नहीं थी, फिर ये कैसे हो सकता था कि जो माँ सालों पहले गुजर चुकी थी, उस माँ की आवाज आज भी अनिका के जहन में जिंदा हो। अनिका ये सोच सोचकर परेशान हो रही थी कि ये आवाज अनिका ने कहाँ सुनी थी। अनिका जितनी बार स्वाति मल्होत्रा की रिकॉर्डिंग सुनती थी, अनिका को ऐसा लगता था कि इस आवाज को सुने हुए ज्यादा अरसा भी नहीं बीता था। मगर याददाश्त होने के बाद अपनी जिंदगी में अनिका ने ये आवाज कहाँ सुनी थी, ये उसे याद नहीं आ रहा था। याददाश्त खोने के बाद अनिका के साथ अब तक क्या क्या हुआ था, वह सारी की सारी बातें अनिका को साफ साफ याद थी। मगर उन सारी बातों को अपने दिमाग में एक बार फिर से दोहराने के बावजूद अनिका को ये याद नहीं आ रहा था कि अनिका ने ये आवाज कहाँ सुनी थी। अनिका ने ये याद करने की भी कोशिश की कि कहीं ये आवाज अनिका के आसपास रहने वाली किसी औरत से मिलती जुलती आवाज थी, मगर फिर काफी देर तक मन ही मन सोचने के बाद अनिका को इस बात का यकीन हो गया था कि इस आवाज से मिलती जुलती कोई आवाज अनिका की जिंदगी से नहीं जुड़ी थी। फिर ये कैसे हो सकता था कि जब याददाश्त खोने के बाद अनिका को आज तक कभी अपनी पिछली जिंदगी की कोई बात याद नहीं आई, तो अपनी माँ की आवाज उसने पहले भी सुनी थी, इस बात का उसे एहसास हो। अनिका जितनी चाहती थी उसे हर सवाल का जवाब मिले, उतना ही वो उलझती जा रही थी। वो एक तरह से सवालों के चक्रव्यूह में फंस चुकी थी और अनिका जल्द से जल्द इस चक्रव्यूह से निकलना चाहती थी। अनिका ये बात जानती थी कि उसने कभी अपनी माँ की आवाज़ नहीं सुनी थी, मगर अनिका जितनी भी बार अपनी माँ की रिकॉर्डिंग सुनती, अनिका का यकीन और भी पक्का होता जा रहा था। अनिका ने ये आवाज़ सुनी थी और याददाश्त खोने के बाद ही सुनी थी। ये बात भी अनिका के जहन में बिल्कुल पक्की हो चुकी थी। बस अब अनिका के सामने एक बड़ा सवाल था और वो सवाल था कि ये आवाज़ अनिका ने कहाँ सुनी थी, और अगर अनिका ने ये आवाज़ कभी कुछ दिन पहले सुनी थी तो क्या इसका मतलब ये था कि स्वाति मल्होत्रा जिंदा थी। अनिका के मन में जैसे ही ये ख्याल आया, अनिका को अपनी बेटी रिया की बात याद आ गई। क्या रिया की बात सच थी? ये सारी की सारी बातें एक साथ अनिका के जहन में घूमने लगी। रिया के टाइम ट्रेवल की बात, रिया ने गुलेरिया हाउस की छत पर स्वाति मल्होत्रा को देखा था। वो बात, स्वाति मल्होत्रा की रिकॉर्डिंग में सुनाई देने वाली आवाज अनिका को जानी पहचानी लग रही थी। अनिका समझ नहीं पा रही थी कि आखिर सालों पहले मर चुकी स्वाति मल्होत्रा किस तरह से अनिका को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। क्या सचमुच अनिका की मां टाइम ट्रेवल करके अनिका और उसके परिवार से मिलने आई थी? क्या अनिका की मां मरने के बावजूद अनिका को कोई इशारा कर रही थी? एक साथ कई सारी बातें अनिका के दिमाग को बेकाबू कर रही थी। अनिका का चेहरा लाल पड़ता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अगर अनिका ने और अपने दिमाग पर जोर दिया तो अनिका के दिमाग की नसें फट सकती थी। अनिका अपनी आंखें बंद करके अपने दिमाग पर जोर डालकर ये सोचने की कोशिश कर रही थी कि अपनी माँ की आवाज़ अनिका ने कहाँ सुनी थी। अनिका उस आवाज़ के जरिए अपने अतीत से जुड़ने की कोशिश कर रही थी, मगर अनिका को अपने अतीत की कोई बात याद नहीं आ रही थी। अनिका की माँ की आवाज़ के अलावा अनिका को अपने अतीत की कोई बात भी याद नहीं थी। क्या सचमुच स्वाति मल्होत्रा की आवाज़ अनिका के अतीत की वजह से अनिका को जानी पहचानी लग रही थी, या फिर याददाश्त खोने के बाद भी अनिका इस आवाज़ से रूबरू हुई थी? अनिका बार बार अपने दिमाग पर जोर डालकर कुछ याद करने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक अनिका की आंखें एकदम से चौड़ी हो गई। अनिका की आंखें लाल लाल नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अनिका की आंखों से किसी भी वक्त खून बह सकता था। मगर तभी अनिका के दिमाग में बिल्कुल इसी आवाज़ में सुनी हुई और एक बात गूंजने लगी। मेरी बच्ची, मुझे माफ़ कर देना। मैंने तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया है, मगर तुम जिसकी सब कुछ हो, मैं तुम्हें उनके पास वापस भेज रही हूँ। जब अनिका के जहन में ये बात गूंजने लगी तो अनिका के होश उड़ गए। बार बार अपनी माँ की रिकॉर्डिंग सुनने के बाद अनिका को एक बात पक्की हो गई थी कि अनिका ने जरूर ये आवाज़ कहीं सुनी थी, और अनिका ने ये आवाज़ अभी कुछ ही दिन पहले सुनी थी। मगर अनिका को ये भी याद नहीं आ रहा था कि अनिका ने ये आवाज़ कहाँ सुनी थी।
अनिका का दिमाग अब पूरी तरह से थक चुका था। साथ ही उसके दिमाग की नसों पर भी जोर पड़ रहा था। मगर इसके बाद भी अनिका ये सोचे जा रही थी कि आखिर उसने ये आवाज कहाँ सुनी थी और इस आवाज के पीछे क्या राज था। अपनी यादाश्त जाने के बाद अनिका ने कभी भी स्वाति मल्होत्रा जैसी दिखने वाली किसी औरत को नहीं देखा था और न ही उनकी जैसी आवाज कहीं सुनी थी। फिर अनिका की समझ में नहीं आ रहा था कि ये आवाज उसके जहन में कैसे बसी थी। एक छोटी बच्ची जब भी अपनी माँ को मिस करती है तब अक्सर उसके सपने में उसकी माँ आया करती है। मगर अनिका की यादाश्त खोने के बाद अनिका को अपनी माँ का तो क्या अपना भी नाम याद नहीं था। ऐसे हालत में अनिका को अपनी माँ को मिस करने का सवाल ही नहीं उठता था। अनिका के मन में अपनी माँ के लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी, क्योंकि आज से पहले ना तो अनिका ने कभी अपनी माँ को देखा था और ना ही कभी अनिका को कुछ एहसास हुआ था। अनिका बार बार अपने दिमाग पर जोर डालकर यह जानने की कोशिश करने लगी कि उसके दिमाग के एक हिस्से में ये आवाज किस तरह से बसी हुई थी। मगर अनिका जितनी भी बार वो रिकॉर्डिंग सुन रही थी, अंदर ही अंदर अनिका का विश्वास पक्का होता जा रहा था कि अनिका ने ये आवाज जरूर अभी कुछ दिनों पहले सुनी थी। अनिका अपने दोनों हाथ अपने माथे पर रखकर अपने दिमाग पर जोर डालकर ये याद करने की कोशिश कर रही थी कि स्वाति मल्होत्रा की आवाज उसने कहाँ सुनी थी। अनिका अपने दिमाग पर जोर डाल ही रही थी कि इसी बीच अचानक अनिका के बेडरूम का दरवाजा खुला। दरवाजे के सामने रोहित खड़ा था। वो अपने कमरे में आ गया था। कमरे के अंदर आते ही रोहित ने देखा कि अनिका का चेहरा पूरी तरह से लाल पड़ चुका था। अनिका बार बार अपनी आंखें बंद करके अपने सर पर अपनी उंगलियां फेरते हुए अपने दिमाग पर जोर डाल रही थी। अनिका के माथे से पसीना बह रहा था और अनिका के बाल पूरी तरह से बिखर चुके थे। रोहित ने इससे पहले अनिका को इतना परेशान कभी नहीं देखा था। रोहित समझ चुका था कि यादाश्त खोने की वजह से अनिका बार बार अपने दिमाग पर जोर डालकर अपने अतीत से जुड़ने की कोशिश कर रही थी। रोहित अनिका को उसकी मां की रिकॉर्डिंग देने के बाद इंस्पेक्टर गिरीवाल से मिलने चला गया था। तब रोहित ने ये नहीं सोचा था कि अपनी मां की रिकॉर्डिंग सुनने का अनिका पर इतना भारी असर हो सकता था। जैसे ही रोहित ने अनिका को ऐसी हालत में देखा, रोहित दौड़कर अनिका के पास गया। रोहित को महसूस हुआ कि अनिका का चेहरा पूरी तरह से लाल पड़ चुका था और अनिका के माथे के आसपास की नसें कुछ कुछ फूलने लगी थी। रोहित अनिका की ऐसी हालत देखकर चौंक गया। रोहित ने जल्दी से साइड टेबल पर पड़ा पानी का जग उठाया और गिलास में पानी भरकर पानी का गिलास अनिका की ओर आगे बढ़ा दिया। मगर अनिका ना तो अपने आसपास कुछ महसूस कर पा रही थी और न ही अनिका के कानों तक रोहित की आवाज पहुंच पा रही थी। रोहित बार बार अनिका को पानी पीने की रिक्वेस्ट करता रहा, मगर अनिका बार बार रोहित का हाथ दूर हटाने लगी। जब रोहित को एहसास हुआ कि अनिका इतनी आसानी से होश में नहीं आने वाली थी, तो रोहित ने जल्दी से पानी का गिलास जमीन पर फेंका और अनिका को दोनों कंधों से पकड़कर जोर जोर से उसे हिलाते हुए कहने लगा, अनिका क्या हो रहा है तुम्हें? अनिका होश में आओ। अनिका तुम्हें मेरी बात सुनाई दे रही है? अनिका को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अनिका को अंदाजा ही नहीं था कि रोहित कमरे के अंदर दाखिल हो चुका था और उसे होश में आने के लिए कह रहा था। अनिका अपने दिमाग की गहराइयों को छूना चाहती थी और कहीं से उस आवाज का सोर्स निकालना चाहती थी जहां से अनिका के जहन में अपनी मां की आवाज गूंज रही थी। रोहित जानता था कि ऐसी कंडीशन में अगर अनिका अपने दिमाग पर ज्यादा जोर डालती है तो ये उसके लिए काफी खतरनाक हो सकता था। अनिका का चेहरा, उसके गाल पूरी तरह से लाल पड़ चुके थे। अनिका के गले की नसों को देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी भी वक्त उसके दिमाग की नसें फट सकती थी। रोहित किसी तरह अनिका को अपने दिमाग पर जोर डालने से रोकना चाहता था, मगर अनिका अपने दिमाग की इतनी गहराई में पहुंच चुकी थी कि अनिका के जहन तक रोहित की आवाज का जाना बहुत मुश्किल हो गया था। न चाहते हुए भी जिंदगी में पहली बार रोहित ने अनिका पर हाथ उठाया। एक पल के लिए पूरे बेडरूम में बिल्कुल खामोशी छा गई। तेज सांस ले रही अनिका की सांसें धीमी पड़ने लगी। रोहित बार बार चिल्ला चिल्लाकर अनिका को होश में आने के लिए विनती करता रहा। धीरे धीरे अनिका की सांसें नॉर्मल होने लगी। जब अनिका ने अपनी आंखें खोली तो रोहित ने नोटिस किया कि अनिका की आंखें पूरी तरह से लाल पड़ चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे अनिका की आंखों से खून बह रहा था। धीरे धीरे शांत हो रही अनिका ने जब देखा कि रोहित उसके बिल्कुल सामने खड़ा था, तब अनिका को इस बात का एहसास हुआ कि वो अपने दिमाग की उन गहराइयों को छूकर आई थी जहां अंधेरे और सन्नाटे के अलावा कुछ नहीं था। अगर कुछ था तो सिर्फ एक धुंधली सी आवाज जो उसे जानी पहचानी लग रही थी।
बिल्कुल उस आवाज की तरह जो अभी अभी अनिका ने रिकॉर्डिंग में सुनी थी। जब अनिका की सांसें नॉर्मल हुई तो रोहित ने अनिका के कंधे पर प्यार से हाथ रखते हुए कहा, अनिका क्या हुआ है तुम्हें? प्लीज अनिका अपने आप को संभालो, अपने दिमाग पर इतना जोर मत डालो अनिका, ये तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। अनिका की सांसें अभी भी पूरी तरह से नॉर्मल नहीं हुई थी, मगर जब अनिका ने रोहित को अपने सामने देखा तो अनिका ने रोहित से पूछा, ये रिकॉर्डिंग, क्या ये रिकॉर्डिंग सचमुच मेरी माँ की है? रोहित ने जब अनिका की ये बात सुनी तब धीमी आवाज में अनिका की बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ, जहाँ तक मैं जानता हूँ ये रिकॉर्डिंग तुम्हारी माँ की ही है। इस बात का मेरे पास कोई सबूत तो नहीं है, मगर ये रिकॉर्डिंग मुझे तुम ही ने सुनाई थी, और जहाँ तक मैं तुम्हें जानता हूँ तुम कोई भी बात बिना सिक्योरिटी के कभी नहीं कहती थी। अगर तुम कहो तो अभी इस रिकॉर्डिंग को लंदन में हम रेखा मौसी को भिजवा कर पूछ लेते हैं कि ये आवाज किसकी है। हालांकि अनिका रेखा मौसी को पूरी तरह से भुला चुकी थी, मगर अनिका अपनी माँ की आवाज की सही पहचान किसी भी हालत में करना चाहती थी। रोहित की बात सुनते ही अनिका ने जल्दी में हाँ में अपना सर हिला दिया। अनिका को इतना परेशान देखकर रोहित ने कहा, ओके ओके रिलैक्स, मैं अभी रेखा मौसी को वो रिकॉर्डिंग भिजवाता हूँ और पूछता हूँ कि ये आवाज किसकी है। अनिका को शांत करते हुए रोहित ने अनिका को पानी का गिलास दिया। अनिका ने धीरे धीरे गिलास से पानी पिया। अनिका के चेहरे को देखकर ये पता लग रहा था कि पिछले कुछ घंटों से अनिका बार बार अपने दिमाग पर जोर डालकर अपने दिमाग की उन गहराइयों को छूकर आई थी जो किसी नॉर्मल इंसान के बस में नहीं था। रोहित अच्छी तरह से समझ पा रहा था कि अनिका पर क्या गुजर रही थी। रोहित ने अपने मोबाइल में एक मैसेज टाइप करते हुए लंदन में रेखा मौसी को एक वॉइस नोट भिजवाया और फिर एक मैसेज किया, इज दिस वॉइस फैमिलियर टू यू? क्या ये आवाज आपने पहले कभी सुना है? रेखा मौसी को मैसेज भेजने के बाद रोहित और अनिका रेखा मौसी के रिप्लाई का इंतजार करने लगे। अनिका बड़ी ही बेसब्री से रेखा मौसी के रिप्लाई का इंतजार कर रही थी। रेखा मौसी कौन थी, कहाँ रहती थी, वो स्वाति मल्होत्रा और अनिका के साथ किस तरह से रिलेटेड थी, ये सारी बातें अनिका पूरी तरह से भुला चुकी थी। मगर अनिका को रोहित ने बताया था कि रेखा मौसी अनिका और स्वाति मल्होत्रा दोनों की बेहद करीबी थी, और इसी विश्वास पर अनिका बड़ी ही बेसब्री से रेखा मौसी के रिप्लाई का इंतजार कर रही थी। अनिका को इस तरह देखकर रोहित ने कहा, देखो अनिका, मैं अच्छी तरह से समझ पा रहा हूँ कि तुम अपने अतीत से जल्द जुड़ना चाहती हो। मेरा विश्वास करो, मैं और बच्चे भी यही चाहते हैं कि तुम फिर से अपने आप को पहचान सको। हम सब पुरानी अनिका को बहुत चाहते थे, मगर हमारे लिए चाहे पुरानी अनिका हो या हमारे सामने बैठी ये नई अनिका, हम दोनों को उतना ही प्यार करते हैं। मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए तुम्हारा होना बहुत जरूरी है। रोहित की ये बात पूरी नहीं हुई थी कि अचानक अनिका ने रोहित की बात काटते हुए कहा, और मेरे लिए मैं कौन हूँ ये जानना बेहद जरूरी है। मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है, इसके पीछे जरूर कोई न कोई ऐसी वजह है जिसे ढूंढना मेरे लिए बेहद जरूरी हो गया है। अनिका और रोहित कुछ देर तक रेखा मौसी की रिप्लाई का इंतजार करते रहे। तभी कुछ देर में रोहित के मोबाइल स्क्रीन पर रेखा मौसी का मैसेज फ्लैश होने लगा। रेखा मौसी ने मैसेज में लिखा था, दिस इज स्वाति दीदीज वॉइस। ये आवाज स्वाति दीदी की है। ये मैसेज पढ़ते ही अनिका की आंखें चौड़ी हो गई। अब अनिका को यकीन हो गया था कि रिकॉर्डिंग में उसने जो आवाज सुनी थी और अनिका के जहन में जो आवाज गूंज रही थी वो दोनों आवाज अनिका की मां स्वाति मल्होत्रा की थी। जब अनिका को इस बात का यकीन हो गया, अनिका ने रोहित की ओर देखते हुए कहा, मैंने ये आवाज पहले भी सुनी है। रोहित काफी कंफ्यूजन से अनिका को देखने लगा। अनिका ने रोहित के चेहरे पर कंफ्यूजन देखते हुए उसे पूरी बात समझाते हुए कहा, देखो रोहित, ये आवाज जो तुमने मुझे अभी अभी रिकॉर्डिंग में सुनाई है, अगर वो मेरी माँ की आवाज है तो ये आवाज मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही सुनी है। रोहित अनिका की ये बात सुनकर चौंक गया। अनिका ने पूरी बात समझाते हुए कहा, मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने ये आवाज सुनी है जैसे कि एक माँ अपनी बेटी से कह रही हो कि मुझे माफ कर देना। किसी तरह की माफी मांग रही थी वो ये आवाज मुझसे, मगर मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये आवाज मैंने कहाँ सुनी थी। अनिका की ये बात सुनकर रोहित भी हैरान हो गया। जब से अनिका यादाश्त खोने के बाद होश में आई थी तब से लेकर अब तक रोहित ने अनिका को एक पल के लिए भी अपनी नजरों से दूर नहीं होने दिया था। ऐसा कोई पल नहीं था, ऐसा कोई वक्त नहीं था जब अनिका ने अकेले कहीं ट्रैवल किया हो
या अकेले कभी किसी से मिली हो। फिर ये कैसे हो सकता था कि अनिका ने ये आवाज पहले कभी सुनी हो। रोहित समझ नहीं पा रहा था कि अनिका की बेचैनी उसके मन का वहम था या कुछ और। रोहित भी बार बार ये याद करने की कोशिश करने लगा कि कहीं कोई ऐसा वक्त नहीं था जब अनिका अकेले बिना रोहित के या बिना घर वालों के साथ बाहर गई हो और किसी अनजान व्यक्ति से मिली हो। मगर याददाश्त खोने के बाद अनिका को कभी भी रोहित ने अकेला कहीं नहीं छोड़ा था। कम से कम सिक्योरिटी गार्ड अनिका के साथ ही रहते थे और अगर स्वाति मल्होत्रा अनिका को कहीं मिली थी तो अनिका को स्वाति मल्होत्रा का चेहरा जरूर याद होता। ये बात दिमाग में आते ही रोहित ने अनिका से पूछा, तुम कहना क्या चाहती हो अनिका? क्या तुमने अपनी माँ को पिछले दिनों कहीं देखा है? रोहित अच्छी तरह से जानता था कि स्वाति मल्होत्रा को मरे सालों बीत गए थे, मगर अनिका क्या कहना चाहती थी ये रोहित की समझ के बाहर था। अनिका ने तेज सांसें लेते हुए रोहित से कहा, नहीं, मैंने ये चेहरा तो पहले कभी नहीं देखा, मगर मुझे यकीन है कि मैंने ये आवाज जरूर पहले कहीं सुनी है। तभी अचानक अनिका के दिमाग में एक बात बिजली की तरह चमकी। अनिका को फौरन इस बात का एहसास हुआ कि अगर अनिका को अपनी पिछली जिंदगी से जुड़ी एक भी बात याद नहीं है तो ये कैसे हो सकता था कि उसे अपनी माँ की आवाज याद हो। इसका मतलब जरूर ये था कि अनिका ने स्वाति मल्होत्रा की आवाज याद जरूर सुनी थी, मगर कब? यही सवाल अनिका को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि किस्मत उसके साथ किस तरह के खेल खेल रही थी। शुरू से अनिका को लगा था कि जिस तरह उसने फोटोज और वीडियोज देखकर बच्चों पर भरोसा कर लिया था, उसी तरह आगे का रास्ता भी आसान होने वाला था और उसे कुछ वक्त में रोहित पर भी भरोसा होने लगता। पर यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो गया था। अनिका को रोहित पर भरोसा भी नहीं हुआ था और उसके सामने एक के बाद एक नए सवाल आकर खड़े हो गए थे। इस बार अनिका के सामने जो सवाल आया था उसे सुलझाना बहुत ही जरूरी था, क्योंकि इसी सवाल में उसका अतीत छुपा हुआ था और अगर अनिका इस सवाल का जवाब ढूंढ लेती तो उसे अपनी सारी परेशानी का हल मिल जाता। अनिका अपने आप में पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थी कि उसने स्वाति मल्होत्रा की आवाज सुनी थी, पर उसे ये याद नहीं आ रहा था कि उसने ये आवाज कहाँ और कब सुनी थी। रोहित भी अनिका को हैरान परेशान देख रहा था। उससे भी समझ नहीं आ रहा था कि वो अनिका की मदद कैसे करे। रोहित जितना अनिका की मुसीबत कम करने की सोचता, उतना ही ज्यादा अनिका मुसीबतों से घिर जाती थी। मनाली आने के बाद भी अनिका की मुश्किलें कम नहीं हुई थी। अनिका इस वक्त मायूस नजर आ रही थी। उसके चेहरे को देखकर कोई भी बता सकता था कि अनिका इस वक्त कितनी ज्यादा परेशान थी। तभी अनिका ने रोहित से ही सवाल पूछा, रोहित, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैं जब घर वापस लौट कर आई थी तब मुझे घर किसने छोड़ दिया था? मेरा मतलब है, मैं तुम्हें कहाँ मिली थी? इतना कहने के बाद अनिका रोहित को एक उम्मीद भरी नजरों से देखने लगी। रोहित भी अनिका के सवाल पर गहरी सोच में डूब गया। रोहित ने कुछ देर मन ही मन सोचने के बाद अनिका से कहा, मैंने तुम्हें बताया तो था, मुझे तुम बेहोशी की हालत में एक काली कार में मिली थी। उस कार में कोई ड्राइवर नहीं था। मेरी भी यही बात समझ में नहीं आ रही थी कि अगर तुम बेहोश थी तो फिर कार ड्राइव करके कौन आ रहा था। मगर फिर भूमिका ने मुझे बताया कि शायद वो एक रिमोट कंट्रोल ऑपरेटर कार थी। रोहित की बात अनिका को हैरान कर देने वाली थी, मगर अनिका मन ही मन ये समझने की कोशिश कर रही थी कि अगर उसे अपनी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ नहीं याद था तो जरूर याददाश्त खोने के बाद और होश में आने के पहले अनिका ने स्वाति मल्होत्रा की आवाज सुनी होगी, क्योंकि होश में आने के बाद से लेकर अब तक अनिका की जिंदगी में क्या क्या हुआ था, वो किन किन लोगों से मिली थी, ये सारी बातें अनिका को अच्छी तरह से याद थी। अनिका को ये भी याद था कि उसे कोई धोखा या वहम नहीं हो रहा था। उसे पता था कि उसने स्वाति मल्होत्रा की आवाज जरूर सुनी थी। अनिका अपने मन में चल रही बातें रोहित के साथ शेयर करने वाली थी कि अनिका को तुरंत अपनी माँ की रिकॉर्डिंग में कही हुई बात याद आ गई। अनिका की माँ ने अनिका को खास तौर पर कहा था कि उसे अपने आसपास मंडरा रहे खतरे से भी सावधान रहना होगा। अनिका ने अभी अभी जो रिकॉर्डिंग कम से कम 150 बार सुनी थी, उस रिकॉर्डिंग में अनिका की माँ ने एक छोटी सी बच्ची को ये मैसेज पहुंचाया था कि उसकी माँ के मरने के बाद उसे दुनिया से बचकर रहना था। ऐसा नहीं था कि इतने दिनों में अनिका को रोहित पर पूरी तरह से भरोसा नहीं हुआ था, मगर कहीं न कहीं रोहित की कुछ हरकतें ऐसी थी जिसकी वजह से अनिका को रोहित पर पूरी तरह से विश्वास कर पाना मुश्किल हो रहा था। अनिका ने शुरू में सोच लिया था कि रोहित के 2 चेहरे हैं और वो उसके दूसरे चेहरे को पहचान कर रहेगी,
पर रोहित के साथ रहने के बाद अनिका को धीरे धीरे यकीन होने लगा था कि रोहित का एक ही चेहरा है। पर फिर बीच में कई ऐसी घटना हुई जिसके बाद अनिका का विश्वास फिर से रोहित पर से उठने लगा। अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि वो रोहित पर भरोसा करे या नहीं। क्या रोहित पर पूरी तरह से भरोसा करना उसके लिए सही भी है? इस कारण से अब अनिका की स्थिति ऐसी हो गई थी कि वो समझ नहीं पा रही थी कि वो रोहित पर पूरी तरह से भरोसा करे या नहीं। पर ये बात अनिका रोहित को नहीं बताना चाहती थी। अनिका को लगता था कि कहीं रोहित ये बात जान जाएगा तो उसे बुरा लग जाएगा। अनिका ने अपने मन में ये बात दबाते हुए रोहित से कहा, हो सकता है ये सब कुछ मेरे मन का वहम हो। तुम काफी देर से बाहर थे, काफी थक गए हो। मुझे लगता है तुम्हें कुछ देर आराम कर लेना चाहिए। मैं जाकर बच्चों को देखती हूँ। अनिका को रिलैक्स होता हुआ देखकर रोहित ने भी राहत की सांस ली। रोहित बहुत ज्यादा थक चुका था। रोहित की आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे भी नजर आने लगे थे। रोहित जानता था कि अब अगर उसे आराम नहीं किया तो हो सकता था कि उसकी तबीयत पर इसका असर हो जाए और वो बीमार पड़ जाए। मगर रोहित चाहकर भी इस वक्त बीमार नहीं पड़ सकता था, क्योंकि सनी हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा था। ऊपर से अनिका की ऐसी हालत, सब कुछ रोहित को ही संभालना था। रोहित को कमरे में अकेला छोड़ने के बाद अनिका कमरे से बाहर निकल गई, मगर बच्चों के बेडरूम में जाने के बजाय अनिका टेरेस गार्डन में जाकर अपनी माँ की रिकॉर्डिंग फिर से सुनने लगी। अनिका को उस रिकॉर्डिंग में कुछ अलग बात नजर आ रही थी। उसे एक अलग सा एहसास हो रहा था। इस कारण से अनिका बार बार अपनी माँ की रिकॉर्डिंग सुन रही थी। एक तरफ टेरेस गार्डन पर मौजूद अनिका बार बार अपनी माँ की रिकॉर्डिंग सुन रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ वहाँ पुलिस स्टेशन पहुँचने के बाद इंस्पेक्टर गिरीवाल ने शर्मिला से उसके भाई का फोटो लिया और कहा, देखो, ऑफिशियली तो मैं तुम्हारे भाई की मिसिंग रिपोर्ट नहीं लिख सकता। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि इसका परिणाम क्या हो सकता है। इंस्पेक्टर गिरीवाल कहीं न कहीं रोहित और सनी का डायरेक्ट कनेक्शन शर्मिला के साथ छुपाना चाहते थे, मगर वहीं इंस्पेक्टर गिरीवाल की बात सुनकर शर्मिला ने भी कहीं न कहीं राहत की सांस ली थी। शर्मिला भी नहीं चाहती थी कि किसी तरह की कोई ऑफिशियल कंप्लेंट दर्ज की जाए, क्योंकि वो जानती थी कि अगर ऑफिशियल तरीके से छानबीन की गई तो हो सकता था कि शर्मिला की असलियत जानने के बाद पुलिस किसी तरह शर्मिला और माँ साहब के बीच के कनेक्शन का पता लगा सकती थी। और अगर ऐसा हुआ तो फिर माँ साहब के गिरोह का नियम क्या था, ये बात भी शर्मिला अच्छी तरह से जानती थी। शर्मिला ने बड़ी ही धीमी मगर मदद मांगती हुई आवाज में इंस्पेक्टर से कहा, इंस्पेक्टर साहब, प्लीज मेरे भाई का जल्द से जल्द मिलना बहुत जरूरी है। वो चल फिर नहीं सकता। कई सालों से मैं ही उसका ध्यान रख रही हूँ। इससे पहले कि रोती हुई शर्मिला और ज्यादा मदद की गुहार लगाए, इंस्पेक्टर ने शर्मिला को कोई इशारा करते हुए कहा, देखो, अब तुम जाओ यहाँ से। ये पुलिस स्टेशन शहर के सामने ही है और ज्यादा देर तक तुम्हारा यहाँ रहना मेरे लिए खतरे से खाली नहीं है। मैंने तुमसे कहा ना, मैं तुम्हारे भाई को ढूंढ लूंगा। अब जाओ, मैंने तुम्हारा फोन नंबर ले लिया है, मैं तुम्हें दोबारा कॉल करूंगा। इतना कहने के बाद इंस्पेक्टर गिरीवाल ने शर्मिला को जाने का इशारा किया। रोती हुई शर्मिला मन में अपने भाई के बारे में चिंता लिए पुलिस स्टेशन से कुछ ही दूर से रिक्शा पकड़कर चली गई। अपनी सुनसान गली से बाहर रिक्शा छोड़ते हुए शर्मिला फिर से अपने घर की ओर अपने कदम इसी उम्मीद में आगे बढ़ाने लगी कि जैसे ही वो घर का दरवाजा खोले और फिर से उसका भाई उसे अपने बिस्तर पर लेटा नजर आए। कहीं न कहीं शर्मिला के दिल में भी यही उम्मीद थी कि जैसे वो दरवाजा खोलेगी उसका भाई घर में ही नजर आएगा। शर्मिला तेजी से अपने घर के पास पहुंची और जैसे ही चाबी से उसने अपने मकान का दरवाजा खोला, शर्मिला ने देखा कि वो बिस्तर जिस पर उसका भाई हमेशा सोया करता था वो अभी भी खाली था। बिस्तर को देखकर शर्मिला के दिल की सारी उम्मीदें भी खाली हो गई थी। शर्मिला जान चुकी थी कि उसके भाई को किसी ने अगवा कर लिया था, मगर शर्मिला ये नहीं जानती थी कि अगर रोहित ने उसके भाई को अगवा नहीं किया था तो कौन था शर्मिला का दुश्मन जो शर्मिला के अपाहिज भाई को अगवा कर लिया था। घर की छत पर खड़ी शर्मिला मन ही मन अपने अनजान दुश्मन के बारे में सोचती रही। अपने घर की छत पर खड़ी शर्मिला को बड़ी बड़ी और फटी आंखों से शर्मिला का भाई देख रहा था। एक बिल्कुल वीरान मकान की खुली खिड़की से शर्मिला के भाई को अपनी बहन मायूस और उदास घर की छत पर खड़ी नजर आ रही थी। सूरज ढलने ही वाला था कि अचानक किसी ने उस कमरे की खिड़की बंद कर दी जहां से शर्मिला के भाई को अपनी बहन दिखाई दे रही थी। खिड़की बंद होते ही कमरे में अंधेरा छा गया। शर्मिला का भाई कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, मगर लकवा मारने की वजह से वो ठीक तरह से बोल नहीं पा रहा था और उसके सामने खड़े इंसान को उसकी भाषा समझ नहीं आ रही थी।
शर्मिला के भाई को अपनी बहन की कमी बहुत महसूस हो रही थी। इस पूरी दुनिया में अकेली शर्मिला ही थी जो उसके भाई की हर आवाज से यह समझ सकती थी कि वो क्या कहना चाहता था। शर्मिला के भाई की आंखों से आंसू बह रहे थे। अपनी अगुवाई से ज्यादा उसे अपनी बहन की चिंता हो रही थी। वो मन ही मन ये सोच सोचकर आंसू बहा रहा था कि इस वक्त उसकी बहन पर क्या बीत रही होगी। अपनी बहन के लिए तड़प रहे शर्मिला के भाई के मुंह से रोने से सकने की आवाजें पूरी कमरे में गूंज रही थी। वो किसी तरह अपने सामने खड़े इंसान को प्रार्थना कर रहा था कि वो उसे छोड़ दे और उसकी बहन के पास जाने दे। वो अपने मुंह से कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, मगर वो जो कुछ भी कहने की कोशिश कर रहा था वो सामने खड़े इंसान के कानों पर नहीं पड़ रही थी, और अगर पढ़ भी रही थी तो वो उसकी भाषा नहीं समझ पा रहा था। वो शख्स शर्मिला के भाई की भाषा नहीं समझ पा रहा था। वो इस तरह का दिखावा कर रहा था जैसे शर्मिला के भाई की कोई बात उसे सुनाई नहीं दे रही थी और न ही समझ में आ रही थी। शर्मिला का भाई बहुत देर तक रोता रहा, बिलखता रहा, मगर उसके सामने खड़े इंसान ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी थी। अचानक रोते बिलखते शर्मिला के भाई को खांसी आने लगी। सिगरेट का धुआं सांसों में जाने की वजह से उसे जोर जोर की खांसी आने लगी थी। जब उसके सामने खड़े आदमी ने देखा कि उसकी स्मोकिंग की वजह से शर्मिला के भाई को खांसी आ रही थी, तो वो और भी करीब आया और सिगरेट का एक बड़ा सा कस लेकर सिगरेट का धुआं शर्मिला के भाई के मुंह के ऊपर छोड़ने लगा, जिसकी वजह से शर्मिला के भाई की खांसी और भी ज्यादा बढ़ गई थी। शर्मिला के भाई का चेहरा पूरी तरह से लाल पड़ चुका था और खांस खांस कर उसकी आंखों से आंसू उसके चेहरे पर हर तरफ फैलने लगे थे। वो आदमी काफी देर तक शर्मिला के भाई के मुंह पर सिगरेट का धुआं फेंकता रहा। जब उसे यकीन हो गया कि इससे ज्यादा अगर शर्मिला के भाई ने खांसी तो वही दम घुटकर उसका खात्मा हो जाएगा, तब अचानक सिगरेट जमीन पर बुझाते हुए उसने अपनी गहरी पहाड़ी आवाज में शर्मिला के भाई से कहा, अरे यार, तुम तो बड़े कमजोर निकले। बचपन में तो बड़ा खेल खेलते थे मेरे साथ, कभी मुझे रेस में हरा देते थे तो कभी खेल में मेरे सामने जीत जाया करते थे। जिंदगी की किसी रेस में तुम मुझे कभी जीतने नहीं दिया करते थे, मगर आज देखो तुम्हारी क्या हालत हो गई है और मैं इस जिंदगी की रेस में कहाँ निकल गया हूँ। शर्मिला के भाई के सामने खड़े इंसान ने जब फिर से हल्की सी खिड़की खोलकर शर्मिला का चेहरा शर्मिला के भाई को दिखाया, तब हल्की हल्की रोशनी में शर्मिला के भाई को अपने सामने खड़े इंसान की शक्ल भी दिखाई दे रही थी। शर्मिला के भाई ने जब उसकी शक्ल देखी तब उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। शर्मिला के भाई के सामने इस वक्त जो शख्स खड़ा था वो और कोई नहीं बल्कि उसी ठाकुर का भाई था जिसने हवेली में सबके सामने शर्मिला का बलात्कार किया था। शर्मिला के भाई ने अपने सामने खड़े शख्स को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसे एक पल को लगा जैसे वो कोई सपना देख रहा हो। उसके सामने खड़ा शख्स और कोई नहीं बल्कि शर्मिला के गांव के ठाकुर का भाई था। उस शख्स का नाम था माधव सिंह और वो उसी गांव के सरपंच और जमींदार का भाई था जहां शर्मिला और उसका पूरा परिवार एक साथ कभी खुशी खुशी रहा करते थे। माधव सिंह 40-45 साल का एक लंबा चौड़ा मुस्टंड था, जिसे देखते ही ये समझ में आ जाए कि इस इंसान के अंदर कूट कूट कर हैवानियत भरी हुई थी। बिस्तर पर लेटे शर्मिला के भाई के समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इतने सालों बाद माधव सिंह फिर से शर्मिला और शर्मिला के भाई की जिंदगी में क्यों आया था। शर्मिला के भाई को अब कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसे सालों पहले की घटना याद आने लगी। इस वक्त उसके सामने वो सारी घटना आ गई जो सालों पहले शर्मिला और उसके परिवार के साथ हुई थी। माधव सिंह का चेहरा देखते ही शर्मिला का भाई अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर अपनी जगह से खड़े होने की कोशिश करने लगा। उस इंसान का चेहरा देखते ही शर्मिला के भाई के सिर पर खून सवार हो गया। उसके मन में इस वक्त सिर्फ एक ही ख्याल चल रहा था कि किसी तरह भगवान उसे इतनी शक्ति दे कि वो कुछ देर के लिए अपनी जगह से उठकर माधव सिंह को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दे। माधव सिंह को देखते ही उसे अपनी बहन पर हुए जुल्म और अत्याचार की वो रात याद आती थी जिसे वो चाहकर भी अपनी जिंदगी से नहीं भुला सकता था, ना ही मिटा सकता था। अपनी बहन के अपराधी को अपनी आंखों के सामने देखने के बावजूद शर्मिला का भाई अपनी जगह से खड़े होकर अपना बदला पूरा नहीं कर पा रहा था। शर्मिला का भाई खुद को इस वक्त बहुत ही बेबस और लाचार महसूस कर रहा था। उसके जैसा मजबूर इस वक्त कोई नहीं था। शर्मिला का भाई इस वक्त माधव सिंह को सबक सिखाना चाहता था। अपनी बहन का बदला शर्मिला का भाई एक भाई होने के नाते माधव सिंह को मार कर लेना चाहता था, पर इस वक्त जो अपाहिज था और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यही थी। इस वक्त शर्मिला का भाई अंदर ही अंदर अपने आप पर गुस्सा निकालना चाहता था। उसे यही सोचकर गुस्सा आ रहा था
कि उसे ऊपर वाले ने इतना मजबूर क्यों बनाया था। इस बात को सोच कर वो अपने आप को और अपनी किस्मत को कोसता रहा। वो बार बार अपने शरीर और आत्मा से मिल रही ताकत को जुटाकर बिस्तर से खड़े होने की कोशिश करने लगा। शर्मिला के भाई को इस तरह तड़प तड़प कर हिम्मत करते हुए देखकर माधव सिंह भी जोर जोर से हंसने लगा। माधव सिंह को ये सब देखकर बहुत बड़ा मजा आ रहा था। उसकी हंसी पूरे कमरे में गूंज रही थी। माधव सिंह का मन हो रहा था कि वो शर्मिला के भाई को और परेशान करे, पर वो जानता था कि अगर उसने शर्मिला के भाई को ज्यादा परेशान किया तो कहीं कुछ उल्टा न हो जाए और उसका मकसद अधूरा न रह जाए। माधव सिंह ने बिस्तर पर लेटे शर्मिला के भाई से कहा, अरे उठ जा कमीने, अब तो उठ जा। अबे लुल्ले, खुद अपने हाथों से खाना नहीं खा सकता तो उठकर मुझसे क्या मुकाबला करेगा। अभी तो जितना कमजोर भाई मैंने इस पूरी दुनिया में नहीं देखा है। अरे तू तो अच्छी तरह से जानता है, एक तरह से मैं तेरा जीजा ही हूँ। इतना कहने के बाद माधव सिंह शर्मिला के भाई के करीब आया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, उस रात हवेली में सबके सामने मैंने तुम्हारी बहन के साथ सुहाग रात मनाई थी। अरे तू तो तब भी कुछ नहीं कर पाया था, आज क्या करेगा? अपनी बहन से पूछना, वो तुझे अच्छे से बताएगी। माधव सिंह की बातें शर्मिला के भाई के दिल में तीर की तरह चुभ रही थी। वो अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर माधव सिंह से बदला लेने के लिए तड़प रहा था, मगर बार बार कोशिश करने के बावजूद इतने सालों से बिस्तर पर पड़ा शर्मिला का भाई 1 इंच भी नहीं हिल पा रहा था। इन सब के बावजूद उसके चेहरे से उसका दुख, उसकी यातना, उसके बदले की भावना साफ साफ नजर आ रही थी। माधव सिंह उसकी ऐसी हालत देखकर जोर जोर से हंसने लगा। माधव सिंह ने खिड़की जरा से खोलते हुए छत पर खड़ी शर्मिला की ओर देखकर कहा, वैसे काफी बेवकूफ है तुम्हारी बहन। उस रात भी बेवकूफ अपनी माँ का हाथ बटाने के लिए हमारी हवेली में आ गई। अरे जब पता हो कि शेर जंगल में भूखा है तो घर की भेड़ बकरियों को खुला नहीं छोड़ा करते, मगर तुम्हारी बहन तो इतनी बेवकूफ है कि भेड़ बकरियों को जंगल की ओर भेज दिया। देखो अभी भी कितनी बेवकूफ है तुम्हारी बहन। गांव भर में अपने लुल्ले लंगड़े भाई को ढूंढ रही है, मगर वो ये भी नहीं जानती कि जमाने से छुपने छुपाने के लिए उसने इतनी वीरान जगह पर आसियाना बनाया था। उसी आसियाने के ठीक बगल में मैंने उसके भाई को छुपा कर रखा है। इतना कहने के बाद माधव सिंह ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, इस पूरे इलाके में कहीं कोई नजर नहीं आता। लोग कहते हैं यहाँ पर भूतों का वास है, तो बस इसी भूतिया हवेली से हम रोज तुम्हारी खूबसूरत बहन को इस खिड़की से देखा करेंगे। मगर अफसोस, तुम्हारी बेवकूफ बहन की नजर कभी इस खिड़की पर नहीं पड़ेगी। अपने भाई को वापस पाने के लिए रो रही बिलख रही शर्मिला ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस भाई को वो पूरी दुनिया में ढूंढ रही है वो भाई और कहीं नहीं बल्कि उसके बगल के मकान में अकेला और बेसहारा बिस्तर पर पड़ा है। माधव सिंह अपनी बात पूरी करने के बाद जोर जोर से हंसने लगा। अपने शरीर की पूरी ताकत लगा चुका शर्मिला का भाई बेबस और लाचार होकर माधव सिंह की सारी बातें सुन रहा था। उसके पास इस वक्त रोने के अलावा और कोई चारा नहीं था। बस वो बिस्तर पर लेटा हुआ आंसू बहाते हुए अपनी किस्मत को कोसता रहा। वहीं दूसरी तरफ शर्मिला ने अब उम्मीद छोड़ दी थी कि वो बार बार अपनी किस्मत और ऊपर वाली को कोस रही थी कि उसकी जिंदगी ऐसी क्यों थी, क्यों उसकी जिंदगी में इतनी तकलीफ थी। इस वक्त शर्मिला अपने भाई के लिए इतना ज्यादा परेशान हो गई थी कि उसे सनी का भी ख्याल नहीं था कि वो हॉस्पिटल में मौजूद था। इस वक्त शर्मिला किसी भी तरह अपने भाई से मिलना चाहती थी, उसे एक नजर देखना चाहती थी। शर्मिला ने रो रो कर अपने आंसुओं को भी सुखा दिया था। एक तरफ शर्मिला अपने भाई के लिए परेशान थी तो वहाँ पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर गिरिवाल सर पर अपना हाथ रखकर बैठे थे। तभी उनके साथी पुलिस इंस्पेक्टर ने पूछा, क्या हुआ सर, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? आज तो अच्छी खासी कमाई हो गई है आपकी। इंस्पेक्टर गिरिवाल ने एक लंबी सांस लेते हुए अपने सर से अपना हाथ हटाया और अपने साथी इंस्पेक्टर से कहा, अरे कमाई तो अच्छी हो गई, मगर मुसीबत बहुत बढ़ गई है। ये बड़े लोगों की नौकरी करते करते सचमुच किसी दिन बिना रिटायरमेंट के ही बुढ़ा हो जाऊंगा। इंस्पेक्टर गिरिवाल की बात सुनकर उसके साथी इंस्पेक्टर ने इंस्पेक्टर गिरिवाल की ओर मुस्कुराते हुए देखा और पूछा, क्यों, क्या हुआ? अब क्या हमें एक और रेप केस को दबाने की मोटी कीमत मिलने वाली है? जैसे ही इंस्पेक्टर गिरिवाल ने अपने साथी इंस्पेक्टर की ये बात सुनी, उसने यहाँ वहाँ देखकर अपनी साथी इंस्पेक्टर की ओर बड़ी बड़ी आंखों से देखा और उसे चुप रहने का इशारा किया। इंस्पेक्टर गिरिवाल ने अपने साथी से कहा, अरे ये सब बातें जोर जोर से मत बोला करो, किसी दिन फंसा दोगी तुम, और बात वो नहीं है।
इंस्पेक्टर गिरीवाल की बात सुनकर उसकी साथी इंस्पेक्टर हैरान हो गई। कुछ देर मन ही मन कुछ सोचने के बाद साथी इंस्पेक्टर ने इंस्पेक्टर गिरीवाल से पूछा, तब फिर क्या हुआ? आप इतने टेंशन में क्यों लग रहे हो? इंस्पेक्टर गिरीवाल ने अपना एक हाथ टेबल पर मारते हुए कहा, अरे यार, सरकार हमें तनख्वाह देती है, फिर भी हम जो काम नहीं करते वो काम ये मिस्टर मारवा जैसे बड़े बड़े लोग हमें सौंप देते हैं। मेरे हाथों में एक बड़ा सा नोट का बंडल थमाते हुए मिस्टर मारवा ने मुझसे कहा कि मुझे उस लड़की के भाई के बारे में पता लगाना है। पता नहीं कौन अगवा कर गया है उस अपाहिज को, अब उसे ढूंढने का जिम्मा मारवा साहब ने मुझे दिया है। इतना कहने के बाद इंस्पेक्टर गिरीवाल ने झल्लाते हुए आगे कहा, अब बताओ इतने बड़े मनाली में कहाँ उस अपाहिज को ढूंढता फिरूं, और ये भी क्या तय है कि वो अपाहिज अब तक यही मनाली में होगा? तुम तो अच्छी तरह से जानती हो कि इस तरह के लोगों को किडनैप करके उन्हें शहरों में ले जाकर उनसे भीख मंगवाई जाती है। अरे भाई, करोड़ों का बिजनेस है ये। अब मारवा साहब ठहरे बड़े आदमी, उन्हें अपने बिजनेस के अलावा और कोई बिजनेस के बारे में तो ख्याल ही नहीं आता। खुद का धंधा सेट हो गया है तो क्या बाकी लोग धंधा नहीं करें? अब बताओ सबको मैं कहाँ ढूंढता फिरूं इस दुनिया में? इंस्पेक्टर की बात सुनकर उसकी साथी इंस्पेक्टर ने भी हाँ में अपना सर हिला दिया। उनके एक्सप्रेशन को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इंस्पेक्टर गिरीवाल की मजबूरी और उनकी परेशानी वो अच्छी तरह से समझ सकती थी। इंस्पेक्टर गिरीवाल ने एक लंबी सांस लेते हुए अपने साथी से कहा, एक काम करो, तुम जरा पता लगाने की कोशिश तो करो कि वो शर्मिला के घर से उसके भाई को किसने किडनैप किया है। जैसे ही इंस्पेक्टर गिरीवाल ने अपने साथी इंस्पेक्टर से ये बात कही, अपनी जगह से खड़े होते हुए साथी इंस्पेक्टर ने कहा, देखिए सर, आप इस तरह अपना हर काम मुझ पर मत सौंपा कीजिए। वैसे भी आप मुझे ऊपर की कमाई से कुछ खास हिस्सा नहीं देते, मगर जब भी आप पर कोई काम आता है तो आप वो काम सीधा मुझे सौंप देते हैं। जरा सोचिए, मैं अकेली जान कितना काम करूंगी। आप ही के कहने पर मैंने वो शराब की बोतल और सिगार के टुकड़े गायब किए थे। अपनी साथी इंस्पेक्टर की बात सुनते ही इंस्पेक्टर गिरीवाल ने कहा, हाँ, अच्छी तरह से जानता हूँ किस तरह गायब किए थे। मैंने तुमसे कहा था ना कि एविडेंस ट्रे में से वो सारे सबूत गायब कर दो, तो तुमने क्या किया? एविडेंस ट्रे से सबूत उठाकर कचरे के डिब्बे में फेंक दिए। कचरे के डिब्बे में शराब की बोतल देखकर सफाई वाला चौंक गया था। मुझसे आकर कहने लगा कि ऑन ड्यूटी कोई शराब पीता है, मुझे चौकन्ना रहना चाहिए। बड़ी मुश्किल से उसे कुछ पैसे देकर मैंने चुप करवाया। इतना कहने के बाद इंस्पेक्टर गिरीवाल ने अपने साथी इंस्पेक्टर से कहा, अरे जरा सोचो, किसी और की नजर में पड़ गया होता तो एविडेंस तो हमारी क्या हालत होती? अरे एविडेंस गायब करने का मतलब होता है कि एविडेंस को नष्ट कर दो, ना कि पुलिस स्टेशन के बाहर पड़े कचरे के डिब्बे में डाल दो। इंस्पेक्टर गिरीवाल की बात खत्म होती ही साथी इंस्पेक्टर ने उनसे कहा, अरे आपको तो मेरे हर काम में कोई न कोई नुक्सान दिखाई देता है। ये नहीं कि कभी मुझे शाबाशी दे दें कि मैंने आपका काम पूरा कर दिया। बस हर काम में कोई न कोई गलती निकालते रहते हैं आप। इंस्पेक्टर गिरीवाल ने अपनी साथी की बात सुनते हुए हाथ के इशारे से कहा, हाँ, बस एक काम करो, जरा पता तो लगाओ कि क्या लड़की के घर के आसपास किसी ने उसके भाई को अगवा होते हुए देखा है। ये रहा उसका एड्रेस। जब इंस्पेक्टर गिरीवाल ने अपने साथी ऑफिसर को वो एड्रेस दिया तो कुछ देर तक साथी ऑफिसर एड्रेस को पढ़ती रही। उसके बाद अचानक ही उसे कुछ याद आया। उस लेडी इंस्पेक्टर ने इंस्पेक्टर गिरीवाल से कहा, अरे सर, ये इलाका तो भूतिया इलाका है, यहाँ पर कोई आता जाता नहीं है। कहते हैं कि यहाँ पर भूतों का वास है। आसपास के घरों में कोई रहता नहीं है, इस वजह से वहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है जिसके जरिए मैं कोई सबूत जुटा पाऊँ। सर, ये काम कीजिए, वैसे भी क्या रखा है उस अपाहिज में? रोहित मारवा को उस अपाहिज से क्या ही काम हो सकता है। आप उनसे कह दीजिए कि बम्बई शहर से कोई गिरोह आया था जो इस तरह के लोगों को ढूंढते हैं और शहर ले जाकर उनसे भीख मंगवाते हैं, और मामला वहीं खत्म कर दीजिए। अपने साथी ऑफिसर की बात सुनने के बावजूद इंस्पेक्टर गिरीवाल एक गहरी सोच में डूबे रहे। इंस्पेक्टर गिरीवाल ने मन ही मन अपने आप से कहा, पता नहीं कौन हो सकता है वो जो इस अपाहिज से बदला लेना चाहता है। होटल पैराडाइज इंटरनेशनल के रूम नंबर 403 में रंजीत अपने कमरे में यहाँ वहाँ भटक रहा था। रंजीत के चेहरे पर काफी बेचैनी नजर आ रही थी। कुछ देर बाद ही मन में कुछ सोचने के बाद रंजीत ने अपने बैग से एक छोटा सा स्पेशल फोन निकाला और उस पर 3 डिजिट का एक नंबर डायल किया। कुछ ही देर में सामने से एक औरत की आवाज सुनाई दी। कॉल कनेक्ट होते ही रंजीत ने उस औरत से कहा, जरा माँ साहब से बात करवाओ, एक बहुत जरूरी काम है मुझे।